46 साल बाद संभल के मंदिर में आज सुबह हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। भक्तों के साथ मिलकर पुजारियों ने पाठ कराया। संभल के खंगूसराय मंदिर के पास आज भी जारी रहेगी कुएं की खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में कुएं से मिली थी पार्वती, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां। संभल मर्दिन मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बारे में सीएम योगी से बातचीत हुई है। कुएं से खंडित मूर्तियां मिलना बताता है कि इतिहास में संभल में कितना अत्याचार हुआ है। संभल मंदिर मामले पर एसपी नेता कमाल अख्तर का बयान। कहा, हमारे यहाँ कुआं पूजन की परंपरा है, इसमें डाली जाती हैं मूर्तियां, इसलिए इसे बेवजह राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं खुदाई जैसे मामले, जिससे पेपर लीक, नौकरी, विकास जैसे मुद्दों पर ना हो चर्चा। संभल हिंसा मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जनहित याचिका दाखिल कर की गई सीबीआई जांच की मांग। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। नौसिके न्यूज में अब बात वन नेशन वन इलेक्शन बिल की कर लेते हैं, जो आज सदन के पटल पर आने वाला है। और इस बिल को लेकर सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं सामने, पूरा अपडेट नौसिके न्यूज में। लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूत्रों के अनुसार संसदीय समिति में भेजने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं। प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा चुनाव और फिर 100 दिन के भीतर ही एक साथ होंगे नगरपालिका पंचायत चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया है संसद के अंदर रहने का व्हिप। सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार बिल पर बीजेपी को मिला एनडीए के घटक दलों का भी समर्थन। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में रहने को कहा है। सूत्रों के अनुसार बिल का विरोध करेगा विपक्ष। लोकसभा में आज हो सकता है जमकर हंगामा। कांग्रेस नेता उदित राज ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया है। कहा, बाबा साहब के संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है यह बिल। खत्म हो जाएंगी छोटी छोटी पार्टियां। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, शुरुआत से ही हमारी पार्टी और नीतीश जी का बिल को समर्थन है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने चाहिए। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। कहा है कि चुनाव से सरकारों को मिलेगा काम करने का ज्यादा समय। विपक्ष पीएम के हर काम का विरोध करता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर टीडीपी सांसद बी मुथुकुमिली ने कहा कि बिल संसद में पेश होने के बाद पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। पार्टी नेता करेंगे विचार साझा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा, इसके जरिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की होगी शुरुआत। पैसे की बचत के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद अमर सिंह, मुद्दों पर सवालों से बचने की कोशिश हो रही है। ये पास नहीं होने वाला। अगर ये कानून भी बनता है तो पूरे देश में होगा इसका विरोध। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का प्रस्ताव देखे बिना कुछ कहना मुश्किल है। कहा, संघीय है हमारे देश का ढांचा। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी संविधान पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। चर्चा के समापन पर बोलेंगे भूपेंद्र यादव। दिल्ली में पारा लगातार गिर रहा है। सर्दी बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। हर वर्ग को रिझाने की भरपूर कोशिश हो रही है। महिलाओं के बाद अब किस वोट बैंक पर है अरविंद केजरीवाल की नजर? आम आदमी पार्टी की रणनीतियों पर बीजेपी का क्या प्लान है? पूरा अपडेट नौसिके न्यूज में। महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर है। आज आम आदमी पार्टी का बुजुर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केजरीवाल कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। महिला सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इतने पैसे से बिगड़ जाएंगी महिलाएं। हमने दिल्ली में बनवाए हैं सिविल अस्पताल। केजरीवाल के साथ मंच पर दिखे अखिलेश और विभव। बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध किया है। कमलजीत सहरावत बोली, बदसलूकी करने वाले विभव को पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, महिला सुरक्षा के नाम पर जुमले देना उनका पुराना पेशा है। जिस बात को लेकर राजनीति में आए उसका तक जिक्र भी नहीं होता। केजरीवाल की महिला अदालत पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा का, बेहतर होता ये अदालत अपने आलिशान महल के अंदर करते, दिखाते कि कैसे पैसा लूटकर बनवाया है महल। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी पर हमले जारी हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, गैंग और गैंगस्टर दिल्ली में एक्टिव हैं, करते हैं वसूली।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। आज सभी संगठनात्मक जिलों में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। सूत्रों के अनुसार टिकट के लिए 2000 से अधिक आवेदन आए हैं। एलजी ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है। सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। कहा, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में सरकार फेल हुई है। सियासी तापमान जानने के बाद अब दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के मौसम का हाल भी आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हुई हवा। सोमवार को औसत AQI 379 के आसपास रहा है, जो रात होते होते 400 के पार हो गया। एहतियातन ग्राफ 4 एक बार फिर लागू। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 के चलते हाइब्रिड मोड पर चलेंगी 5वीं से 9वीं और 11वीं की क्लासेस। सिर्फ 10th और 12th क्लास का फैसला स्कूल्स लेंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग हो रही है लगातार। निर्देश न मानने वालों वाहन चालकों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग जारी है। ग्राफ 4 लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की भी जांच हो रही है। वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही पुलिस। दिल्ली में तापमान गिर रहा है और सर्दी बढ़ते ही फुल होने लगे हैं रैन बसेरे। ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच रहे हैं लोग। लोधी रोड पर बने रैन बसेरों में फुल हो चुके हैं बेड्स। ठंड का सितम झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोग। पुरानी दिल्ली में बने रैन बसेरे भी फुल हो चुके हैं। ठंड से राहत पाने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं राहगीर। दिल्ली ISBT के पास भी बना हुआ रैन बसेरा फुल हो गया है। सर्दी बढ़ते ही रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं यात्री। शीतलहर ने आम आदमी का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। वाराणसी में पारा गिरते ही शुरू हो गया शीतलहर का भी सितम। धुंध की चादर में लिपटा पूरा शहर और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन चालकों को आ रही है वाहन चलाने में काफी दिक्कतें। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने के बाद पूरी सरकार आकार ले चुकी है, लेकिन अभी तक ईवीएम का मामला ठंडा नहीं पड़ा है। ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। किसके बयान के बाद घमासान मचा हुआ है, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड में। ईवीएम के मुद्दे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। कहा, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी संभव है। अगर गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग को आप जानकारी दें। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बयान आया सामने। इंडिया गठबंधन की बनी है एक समन्वय समिति, व्यक्तिगत राय देना सही बात नहीं। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता के चावला ने कहा, हमें ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। इंडिया गठबंधन में हर दल के अपने अपने विचार हैं। ईवीएम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, जब मनमोहन सिंह सरकार एसपी टीएमसी आपकी सरकार बनी तो ईवीएम सही थी, लेकिन हारे तो ईवीएम पर शक है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, ये ईवीएम का नहीं हिंदू समाज का झटका है। वोट जिहाद का जवाब विधानसभा के जरिए दिया गया। नौ सेकंड न्यूज में वक्त है राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें को जानने का। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की देंगे सौगात। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। राजस्थान का फोन टैपिंग मामला। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा सरकारी गवाह बन गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की याचिका मंजूर कर दी है। सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा ने कहा, मेरा फोन टैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अशोक गहलोत ने दिया था पेन ड्राइव, लेकिन गजेंद्र शेखावत ने मेरे ही खिलाफ करवा दी एफआईआर। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान फडणवीस शिंदे के खिलाफ साजिश का दावा। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बड़े स्तर पर जांच की मांग हो रही है। पूर्व डीजीपी संजय पांडे पर साजिश का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता सुधीर मुंगंटीवार ने नाराजगी से इनकार कर लिया है। कहा है कि नहीं जानता क्यों नहीं बनाया गया मंत्री। मुझसे कहा कि आपको देंगे अहम जिम्मेदारी। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। शपथ ग्रहण में रामदास आठवले को आमंत्रित नहीं किए जाने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने माफी मांगी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, उनका महायुति में बड़ा स्थान है। नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक। राज्य प्रभारी
चन्नी थाला की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक विधान पार्षद के अलावा विधानसभा चुनाव में हारे नेता भी शामिल। हिमाचल विधानसभा के सत्र को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। डरी सरकार ने केवल 4 दिन ही रखा है सत्र, जिसमें 2 दिन तो मुख्यमंत्री सदन में ही नहीं रहेंगे मौजूद। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पेश होगा अनुपूरक बजट। मुख्य हिस्सा महाकुंभ के लिए कई विभागों को किया जा सकता है आवंटन। आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में पार्टी विधायकों के प्रदर्शन से खुश नहीं है अखिलेश यादव। बैठक में बेहतर तरीके से पक्ष रखने और जन सरोकार से संबंधित मुद्दों को उठाने पर जोर दिया जाएगा। यूपी के तकनीकी शिक्षा विभाग का करप्शन का मामला पल्लवी पटेल ने जो धरना वो दे रही थी, सुरेश खन्ना ने उनका धरना खत्म कराया। अनुप्रिया पटेल के पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के पास है ये विभाग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किए महाकाल के दर्शन। पत्नी सीता सोरेन के साथ पहुंचे उज्जैन। महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। 9 सेकंड न्यूज में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश में उठे उबाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता में जनसभा। बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। हिंदुओं की सुरक्षा, जेल में बंद हिंदू संतों की रिहाई की मांग की गई। विजय दिवस पर बंगाल कांग्रेस ने निकाली रैली। बांग्लादेशी हाई कमीशन के तरफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिमाचल प्रदेश में हुआ प्रदर्शन। हमीरपुर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई धार्मिक और सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हुए। बांग्लादेश के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के बांग्लादेश सरकार से कर रही है बात। बांग्लादेश सरकार ने किया है पूरी सुरक्षा देने का वादा। आर्मी चीफ के ऑफिस लाउंज से हटी 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर। विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कहा मोदी सरकार को इतनी दिक्कत है कि तस्वीर को ही हटवा दिया। बांग्लादेश की जेल में बंद भिक्षु चिन्मय दास के वकील ने कहा, मुझे केस लड़ने से रोकने के लिए पीटने की हुई कोशिश। आपत्ति के बाद जज का भी वकीलों ने विरोध किया। चिन्मय दास के अधिकतर वकीलों पर आपराधिक मामले हो चुके हैं दर्ज। उन्हें पीटा और तबाह कर दिए उनके चैम्बर। चिन्मय दास को कपड़ा खाना देने वाले जो पहुंच रहे थे भिक्षु को भी फंसा दिया गया। चलिए देश दुनिया की कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। पटना के बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी की परीक्षा रद्द। जल्द नई एग्जाम डेट्स का ऐलान हो जाएगा। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि हंगामा करने वालों की पहचान के लिए पटना के एसएसपी ने बनाई है 2 टीमें। बीपीएससी मामले पर आरजेडी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा सीएम हाउस में बैठे रिटायर्ड अधिकारी के इशारे पर बीपीएससी की छवि धूमिल की गई है। पूरी परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। सट्टे को लेकर की जा रही है जांच। 12 दिसंबर को इंदौर, उज्जैन, लुधियाना में हुई कार्रवाई के बाद गोलू तक पहुंची टीम। 25 साल के बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हमीदा बानो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची हैं। परिजनों से मिलकर आंखों से छलके खुशी के आंसू। हमीदा ने कहा, अपने देश लौटकर बहुत खुश हूं। मुंबई की रहने वाली हैं हमीदा बानो। साल 2002 में एक एजेंट के धोखे का शिकार हुई थी हमीदा। एजेंट ने दुबई में नौकरी का झांसा देकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया था। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला का आंदोलन जारी है। अमरण अनशन का आज उनका 22वां दिन है। लगातार बिगड़ती जा रही है डल्लेवाला की तबीयत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। किसान नेता डल्लेवाला के आमरण अनशन को समर्थन दिया। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला से मिलने के लिए अभय चौटाला पहुंचे। डल्लेवाला की तबियत के बारे में उन्होंने जानकारी ली। अनशन खत्म कर आंदोलन करने के बारे में भी उनसे बातचीत की है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, किसानों को बॉर्डर पर रोकना गलत है। किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। लॉ छात्रों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली के साथ यहां पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई।
रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें सामने आई। जेएसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप ये छात्र लगा रहे थे। कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी। जयपुर में कोचिंग के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा। बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के एनएसए के साथ एलएसी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित कमेटी से किसानों से बात करने के लिए कहा था। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर विवाद को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी के दो खेमों के बीच विवाद की स्थितियां हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वजूखाने का ईएसआई सर्वे कराने की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जारी किया था नोटिस। और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर कैसी हैं भव्य तैयारियां, भक्तों के लिए इस बार खास इंतजाम क्या क्या है, जानिए 9 सेकंड। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ को इस बार और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने, सुरक्षा समेत तमाम चीजों पर हो रहा है काम। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। महाकुंभ के समय कुछ नए रूट्स पर भी फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत के नए मुखिया महंत रामनवमी दास का पट्टाभिषेक किया गया। 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में आयोजित हुआ था समारोह। चादर उड़ाकर पूरी की गई रस्म। अयोध्या दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। महाकुंभ को लेकर कहा यूपी के 2 मंत्रियों ने जम्मू आकर उन्हें महाकुंभ का न्योता दिया। प्रयागराज में रामचौरा का मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर भगवान राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ केवट से मांगी थी नाव की यात्रा। श्री राम ने अपनी खड़ाऊ का भी इसी जगह पर त्याग किया था। प्रयागराज में रामशयन आश्रम भी है, पौराणिक महत्व का बड़ा स्थान। भगवान राम ने वनवास पर जाने से पहले यहीं पर रात्रि विश्राम किया था। रामशयन को देखने के लिए महाकुंभ आते हैं तमाम श्रद्धालु। और देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गोरखपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। कैंपियरगंज के चौमुखा वार्ड नंबर 6 की ये घटना है। अभी तक साफ नहीं हुई है आग लगने की वजह। मध्य प्रदेश के दमोह में बाइक की बैटरी चार्ज करते वक्त ब्लास्ट हो गया। धमाके की वजह से शोरूम में लगी भीषण आग। 2 बाइक जलकर हुई खाक। शोरूम में लाखों का फर्नीचर और दूसरे उपकरण भी जल गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मंजिला मकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। मकान जलकर हुआ खाक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग ने अपनी चपेट में जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को लिया। जानकारी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और वन विभाग की टीम मौजूद है।